Assalamu alaikum students. Welcome. In Physical Chemistry 2, we are studying experimental determination of partial molar quantities, and today the partial molar quantity whose experimental determination we are going to discuss is volume, that is partial molar volume, and we will use intercept method for its determination. So this method is of particularly useful. ठीक है, पिछले मेथड में हमने पार्शियल मोलर क्वांटिटी को डिटरमिन किया था बाय मींस ऑफ स्लोप मेथड से, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि हम एक क्वांटिटी को उस मेथड में डिटरमिन करते हैं और दूसरी क्वांटिटी हम बाय मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट मेथड है इसका ये सुपीरियर है एज कंपेयर्ड विद स्लोप मेथड। रीजन क्या है? वी कैन मेजर द पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ऑफ बाइनरी सिस्टम साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू से हम जो दो कंपोनेंट सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, उन दोनों की पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को साइमल्टेनियसली एक ही दफा मेजर कर सकते हैं। दिस मेथड गिव्स मोर एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, और ये उसका दूसरा बेनिफिट है कि इससे क्या है कि ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज आपको मिलती हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ के लिए। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वांटिटी विच इज़ नॉन एज मीन मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज़ मीन मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन, विच इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जो मीन मोलर प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन है वो हमें किस तरह से मिलेगी कि हम वो जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन विच इज एक्स, ठीक है। तो अगर हमने उसकी मीन मोलर प्रॉपर्टी एक्स जो है वो डिटरमिन करनी है, तो हम इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, अगर हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, इन दोनों कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की मीन मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो x जो है दिस इज नॉन एज द मीन मोलर प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन, और वो हमारे पास किस तरह से मिलेगी कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी x है ऑफ द सॉल्यूशन, इसको हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पे डिवाइड कर देंगे। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, तो ये कैपिटल X जो है वो एक साइड पे चला जाएगा, और ये स्मॉल x जो मीन मोलर प्रॉपर्टी इनटू n1 प्लस n2, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2। अब हमने क्या करना है कि हमने डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को, और विद रिस्पेक्ट टू n2, ठीक है। यानी n2 के लिहाज से हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड n1, ठीक है। यानी इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2, और हमने क्या करना है कि टेम्परेचर, प्रेशर और n1 को कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, करली x यानी स्मॉल चेंज इन प्रॉपर्टी x डिवाइडेड बाय small change in number of moles of component 2 at constant number of moles of component 1 as well as temperature and pressure are also constant, ठीक है। likewise इधर वाला टर्म जो है ये क्या बन जाएगा, यानी करली ये वाला फैक्टर x n1 plus n2 divided by curly n2 at constant number of moles of component 1 as well as temperature and pressure also constant। Okay, so from our previous knowledge in the discussion from
partial molar properties, we have studied that x2 bar, this is equal to curly x over curly n2 n1. This is curly x over curly n2 n1, this is equal to x2 bar. तो पिछली स्लाइड पे ये जो वैल्यू थी करली x ओवर करली n2 n1, ठीक है, इसकी जगह हम ये फिर x2 बार जो है ये लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, वो इक्वेशन बन जाएगी x2 बार, दिस इज इक्वल टू करली ओवर करली n2 इंटू x n1 प्लस n2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, और इसमें हमारे पास यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं, एक है x, एक है n1 प्लस n2। ठीक है, ये दो फंक्शंस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करते हैं कि जब इस तरह का डिफरेंशिएशन हो जिसमें वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो उसकी डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम ये जो सेकंड फंक्शन है इसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर n1 प्लस n2, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इस तरह से ये जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x2 बार, दिस इज इक्वल टू n1 प्लस n2 करली x डिवाइडेड बाय करली n2, और ये इसके सबस्क्रिप्ट में n1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x है, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट यानी बाहर निकाल देंगे और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो करेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी करली ओवर करली n2 n1 प्लस n2, और ये n1 ये नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 हम कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, देन दिस इक्वेशन दिस विल रिड्यूस टू x2 बार इज इक्वल टू n1 प्लस n2 करली x ओवर करली n2, सबस्क्रिप्ट में n1 आ जाएगा प्लस ये स्मॉल x आ जाएगा, राइट। और इस इक्वेशन को हम 3.117 इक्वेशन नंबर 3.117 का नंबर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने आगे जाके फिर यूज करना है। सो कीप दिस इन माइंड दैट दिस इक्वेशन दिस इज लेबल्ड एज 3.117। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट आई, दिस इज डिफाइंड एज n1। ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का हम क्या करेंगे, उसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट आई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन, अब कंपोनेंट आई इन्होंने सिंपली लिख दिया है, लेकिन बेसिकली हमने क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 जो है वो डिटरमिन करना है। So mole fraction of component 1 n1, this is equal to number of moles of component 1 divided by total number of moles of the system। अगर बाइनरी सिस्टम है तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 होंगे प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू n2 एट कांस्टेंट n1 को हमने कांस्टेंट लेना है। तो इससे क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ n1 विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट 2, तो ये स्मॉल d इसके साथ आ जाएगा n1 के साथ डिवाइडेड बाय, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू n2, तो स्मॉल d n2 इज इक्वल टू d ओवर d n2 इंटू n1 ओवर n1 प्लस n2 रेज टू पावर -1। यानी अब ये वाली वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में थी, अगर हमने इसको न्यूमरेटर में लेके आना है तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये फिर वही चीज़ आ गई कि हमने अब हमारे पास फिर ये दो टर्म्स हैं, एक है n1 और दूसरी है n1 प्लस n2 रेज टू पावर -1। ठीक है, तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम एक क्वांटिटी को पहले ये कांस्टेंट ले लेंगे और ये डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टर्म। ठीक है, तो वो हो जाएगा d ओवर डी n2 n1 प्लस n2 रेज टू पावर -1। ठीक है, अच्छा, अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है ये वाला n1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये -1 जो है कोएफिशिएंट के तौर पे शुरू में आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो बराबर होता है n1 प्लस n2 रेज टू पावर -2 के। ठीक है, तो अब आपने इस क्वांटिटी को इग्नोर कर दें, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमने इस वैल्यू को ले लेना है। और जब हम इसको या आप सिंपली ये भी समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह का
फैक्टर हमारे पास होता है, इसका डिफरेंशिएशन इस क्वांटिटी के बराबर होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से इसको लें तो इसमें क्या है कि ये -n1 है, ये माइनस आ जाएगा, ये n1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये n1 प्लस n2, और ये रेज टू पावर -2 है, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये n1 प्लस n2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर जो है थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया गया है इस इक्वेशन को, ठीक है, just in order to get our solution. So differentiation of n1 with respect to n2, this is equal to minus n1 divided by n1 plus n2 into 1 over n1 plus n2, यानी ये वाला चूंकि स्केयर है ना, तो अब एक दफ़ा ये इधर लिख दिया n1 के नीचे n1 plus n2, इसकी पावर 1 कर दी, और इधर जो है n1 plus n2 एक दफ़ा ये 1 के, एक्चुअली ये जस्ट इसको ज़रा एक्सपेंड किया गया है। I think this is sufficient for today's lecture, and in the next lecture we will see the second part of this intercept method. Till then, Allah Hafiz.